नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं 5 की बात। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी न्याय व्यवस्था के विरुद्ध अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल अपने ही बेटे को बचाने के लिए किया। उनके बेटे यानी कि हंटर बाइडेन, इसको लेकर अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त ऐतराज जताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे न्याय का गर्भपात बताया, कहा कि दिस इज मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, जबकि जो बाइडेन ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो किया है वो सही किया है। दरअसल उनके बेटे यानी कि जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन पर अवैध तरीके से हथियार रखने का आरोप साबित हुआ था, लेकिन बाइडेन ने कहा कि उनके बेटे पर अनुचित ढंग से मुकदमा चलाया जा रहा था, उसे निशाना बनाया गया क्योंकि वो मेरा बेटा है। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने बेटे को क्षमादान दिया, अब उसे कोई सजा नहीं होगी। लेकिन जिस अदालत के फैसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति को भरोसा नहीं है, उसी न्याय व्यवस्था के फैसले को लेकर भारत में हंगामा मचाया जा रहा है। अडानी समूह के लोगों के खिलाफ वहां जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके नाम पर यहां पे संसद चलने नहीं दी जा रही, गतिरोध बना हुआ है। ये मामला हैरान करने वाला है। अडानी समूह पर अमेरिकी अदालत में आरोप लगाया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि उसे अभी तक इसकी सूचना नहीं दी गई है, लेकिन भारत में विपक्ष खास करके कांग्रेस ने अडानी की गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी। हालत यह है कि इस मुद्दे पर विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है, यानी अमेरिका को अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं है, लेकिन उसी सिस्टम पर भरोसा जताते हुए भारत में कांग्रेस हंगामा कर रही है। और ऐसा भी नहीं कि अमेरिका में ये पहली बार हो रहा हो। जो बाइडेन से पहले ट्रंप भी राष्ट्रपति रहते अपने दामाद को क्षमादान दे चुके हैं। तो सवाल है कि भारत में अमेरिकी न्यायतंत्र के नाम पर अडानी समूह के खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा है, क्या वो सही है? पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल ने भी इस मामले पर अमेरिका को हाड़े हाथों लिया और सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट किया है। तो कमल सिब्बल ने ये कहा है कि ये सरासर मनमानी है, अमेरिकी शक्ति का दुरुपयोग। अगर अमेरिका के पास रिश्वतखोरी की जानकारी है तो उन्हें भारतीय कानूनी प्रणाली को आगे बढ़ाना चाहिए। जहां आपका कार्यक्षेत्र नहीं है, वहां पर भी आप अपने न्यायिक अधिकार का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो दूसरे देश की संप्रभुता के खिलाफ है। बड़े कॉरपोरेशन और राजनीतिक वर्ग के बीच सांठगांठ से अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था पूरी भ्रष्ट हो चुकी है। अमेरिका को अपने घर की सफाई पर ध्यान देना चाहिए, इससे भारत अमेरिका संबंधों को नुकसान होगा। इसके अलावा कारोबारी सुहेल सेठ ने इस मुद्दे पर कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति सोचते हैं कि ये उनके बेटे के लिए अनुचित है, तो ये किसी भी भारतीय कंपनी के लिए कैसे उचित हो सकता है, चाहे वो अडानी हो, कोई भी हो। अमेरिकियों को ये समझना चाहिए कि वो वास्तव में एक बनाना रिपब्लिक में है, जहां पे एक साम्राज्य टूट रहा है। Yesterday, Joe Biden's unconditional pardon to his son Hunter Biden, to my mind, is a travesty of the American justice system. That the Department of Justice is weaponized in the United States. We saw what happened with Donald J. Trump. Now you tell me, the same judge who indicted Donald J. Trump has now withdrawn the case. So it is an unholy mess. And I'm glad you asked about the Adani issue. What have we seen with Adanis? What did they first say? They issue a press statement. Oh, that one particular Mr. Adani, another particular Mr. Adani have been named. Then they issue a statement, no, their names are not there. It is clearly a politicization, and to my mind, it's a politicization because of the success that Indians and Indian businesses have achieved. If the American president thinks it's unfair for his son, how can it be fair on any Indian company, be it Adani, be it anyone? The Americans must recognize that they are actually in a banana republic with a kingdom which is falling apart, especially when they believe
that justice is one of their important pillars of hope. अमेरिकन जस्टिस सिस्टम जो है क्या वो वेपनाइज हो रहा है? जैसा हमने सुहेल सेठ को भी सुना बोलते हुए। हितेश जैन हमारे साथ हैं जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, यशवर्धन सिन्हा पूर्व राजनयिक और ब्रह्मचलानी सामरिक मामलों के जानकार। यशवर्धन सिन्हा, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है और जो जिस तरह का क्षमादान दिया है, सबसे पहले तो इस खबर पे आते हैं जो आज की खबर है और जो अमेरिकन जस्टिस सिस्टम पे सवाल उठाता है, आपकी टिप्पणी? मैं इनकी अंदरूनी मामला पे टिप्पणी नहीं देना चाहता हूं, मगर मुझे ये विडंबना है कि अगर राष्ट्रपति बाइडेन अपने बेटे को माफ कर सकते हैं तो क्या ये जो इंडाइटमेंट है एक जाने माने औद्योगिक समूह के खिलाफ भारतीय जो भारत के हित के लिए काम कर रहा है, क्या इसमें कुछ साजिश नहीं लगता है क्या? क्योंकि मैं समझता हूं कि जब आप देखें पन्नून और निज्जर के केस को और आप देखें ये निशाना कहाँ लगा रहे हैं, जाते जाते ये निशाना कहाँ लगा रहे हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर इनकी जो व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था इतना ही सख्त है और मजबूत है, तो क्या ये बाइडेन साहब के बेटे उसका सामना नहीं कर सकते थे क्या? तो ब्रह्मचलानी, आपको क्या लगता है अगर कानूनी व्यवस्था इतनी मजबूत है और एक कोर प्रिंसिपल अमेरिकन सिस्टम ऑफ जस्टिस जो है वहां का जस्टिस डिपार्टमेंट, उस पर राष्ट्रपति जो बाइडेन को ही भरोसा नहीं है? वो कह रहे हैं कि गलत मामला चल रहा है, चूंकि मेरा बेटा है इसी के लिए उसके ऊपर ये मामला चल रहा है। अब ठीक है नगमा, बाइडेन का अपना स्टेटमेंट साफ एक्नॉलेज कर रहा है कि जो अमेरिकन लीगल सिस्टम है वो पॉलिटिसाइज्ड हो गया है। इन अदर वर्ड्स, बाइडेन एडमिट कर रहे हैं कि जो रिपब्लिकन्स कह रहे थे काफ़ी समय से कि सिस्टम पॉलिटिसाइज्ड हो गया है और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस लीगल सिस्टम को वेपनाइज किया हुआ है, वही बात आज बाइडेन भी कह रहे हैं अपने बेटे के बारे में। मगर इसमें दूसरे मेजर इश्यूज हैं। ये बाइडेन का जो परिवार है, उसका बेटा और जो बाइडेन का भाई, दोनों मिलके उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए शेरी डीलिंग्स के थ्रू, यूक्रेन के साथ और चीन के साथ। अब ये दो देश हैं जो बाइडेन के विदेश नीति के बिल्कुल सेंट्रल इश्यूज हैं। यूक्रेन का युद्ध और जो ये कंसोलिएटरी पॉलिसी बाइडेन ने परस्यू की चीन के तरफ, तो इसके पीछे ये जो शेरी डीलिंग्स थे, बिजनेस डीलिंग्स थे जी बाइडेन परिवार के, इसका मतलब कि अमेरिकन विदेश नीति पर इसका असर पड़ा, इसका इन्फ्लुएंस पड़ा। और जो पॉलिटिसाइजेशन हम देख रहे हैं अमेरिकन लीगल सिस्टम का, उसका इम्पैक्ट भारत पे भी पड़ रहा है। पहले एक इंडाइटमेंट हुआ एक फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर का, रॉ ऑफिसर का, फिर हुआ अडानी का केस। तो इन केसेस से लगता है कि जो पॉलिटिसाइज सिस्टम है अमेरिका में, वो भारत के खिलाफ भी काम कर रहा है। क्योंकि निशाना अडानी हो, मगर जो असली निशाना है वो मोदी की सरकार है। तो इससे साफ जाहिर था कि जब उन्होंने अडानी के खिलाफ ये इंडाइटमेंट अनवेल किया था, तो ये अडानी मेन टारगेट नहीं था। अडानी के पीछे उनका मेन टारगेट है मोदी सरकार, और काफ़ी समय से देख रहे हैं कि ये मोदी सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्योंकि खुलेआम तो ये कह रहे हैं कि हम तो दोस्त हैं भारत के साथ और मोदी के साथ। जी जी। मगर पिछले एक साल से हम देख रहे हैं कि जब से इलेक्शन का स्केड्यूल शुरू हुआ, नेशनल इलेक्शन का इंडिया में, तब से मोदी सरकार के खिलाफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं आपसे मैं आपसे यशवर्धन सिन्हा इस पर भी जानना चाहूंगी कि ये भारत और अमेरिका के संबंधों को, अभी वहां पे शासन बदलेगा, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, लेकिन जैसा ब्रह्मा कह रहे हैं कि लगातार टारगेट ये भारतीय सरकार है या अर्थव्यवस्था है। जिस तरह से अगर आप एक बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट को भी टारगेट करते हैं, तो दरअसल निशाने पे कौन है? देखिए, मैं काफ़ी हद तक ब्रह्मचलानी जी के समर्थन में हूँ कि ये जो कर रहे हैं अभी, जाते जाते अगर ऐसे ही इतने गंभीर चार्जेस होते
तो क्या पहले नहीं कर सकते थे? और ये भी देखें कि जिस राज्य में राज्य सरकार जो थे उस समय, जो इंडाइटमेंट पढ़े आप, तो वो तो खैर विपक्ष के सरकार थे वहाँ पे। तो ये ज़रा हँसी की बात है कि ये व्यंग की बात है कि क्या अभी ये निशाना लगा रहे हैं जी। एक अदानी ग्रुप पे, और जब इनके कुछ चंद हफ्ते रह गए सरकार में। और जहाँ तक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का सवाल है, उसका तो आप देख ही रहे हैं, वो प्रेसिडेंट खुद कह रहे हैं कि वो नहीं ट्रस्ट करते वो डिपार्टमेंट को जब वो पावर में नहीं रहेंगे। तो क्या ये सियासी मामला नहीं है क्या? तो ये सवाल हमें इसका हमें जवाब देना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। तो अब इस पर आ जाएं कि हितेश जैन के हम लीगली भी कैसे इसमें फॉल्ट्स दिखाई देते हैं, बल्कि यहाँ पे भी जो पॉलिटिकल पार्टी खास करके कांग्रेस इसे लेकर संसद में गतिरोध खड़ा किए हुए हैं, लेकिन उनके अपने ही सपोर्टर्स एलाइज जो हैं वो इस पर अपना हाथ थोड़ा पीछे खींच रहे हैं। चाहे हम टीएमसी की बात करें, उसके पहले दूसरे पॉलिटिशियंस जैसे जगन मोहन निकल कर सामने आए और उन्होंने बताया कि किस तरह से इसमें कानूनी लूपहोल्स हैं। कानूनी भी ये जो आरोप लगे हैं वो दरअसल उनकी ज़्यादा स्टैंडिंग नहीं है। हितेश जैन, देखिए, रिपब्लिकन ने तो कहा था कि डीओजे इज वेपनाइजिंग द जस्टिस सिस्टम। उसके बाद आज जो बाइडेन का स्टेटमेंट आया है कि माय सन हैज बीन अनफेयरली सिंगल्ड आउट, दैट मीन्स व्हाट वो क्या बता रहे हैं कि वहाँ की जस्टिस सिस्टम जो है इट इज़ नॉट पार्शियल, इट इज़ पोलिटिसाइज। एंड यहाँ पर आपको इम्पार्शियल और मेरे माय सन विल नेवर गेट जस्टिस फ्रॉम द अमेरिकन कोर्ट, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो जब डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों एक स्वर में हाथ मिला के कह रहे हैं कि उनकी जस्टिस सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो मैं माफी चाहूंगा, यहाँ विपक्ष नहीं पर ये कांग्रेस जो है और राहुल गांधी लेड कांग्रेस इस तरह के आरोप कर रही है और पार्लियामेंट में ये लोग गतिरोध बना के रखे हैं। तो इसमें जवाब कांग्रेस को भी देना होगा कि जब रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स कहते हैं कि उनकी जस्टिस सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है और उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तो कांग्रेस क्यों उनके एजेंट्स बनकर इस तरह का हंगामा तो कर और रही है? दूसरे इसमें पॉलिटिकली हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे और अपने दर्शकों को भी याद दिला दें कि टीएमसी ने कांग्रेस के प्रदर्शन से किनारा किया है। टीएमसी नहीं चाहती है कि इस मुद्दे पर संसद में गतिरोध जारी रहे। केरल में लेफ्ट सरकार ने भी अडानी ग्रुप का समर्थन किया है। ये मैं सिर्फ डोमेस्टिक समर्थन की बात कर रही हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर जगन मोहन रेड्डी ने आरोप जो हैं वो खारिज किए हैं। जो ग्रुप से जुड़े लोगों पर घूस के आरोप लगे थे उसे पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि ये करार दो सरकारी एजेंसियों के बीच था। तो हितेश जैन, ये यहाँ पे भी जो इसके लीगल लूप होल्स हैं वो उसकी क्या स्टैंडिंग है? देखो, लीगल लूप होल से ज्यादा इट शोज पॉलिटिकल इमेच्योरिटी ऑन द पार्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी। जो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप जो है दे आर वेरी पॉलिटिकली इमेच्योर, बिकॉज जब आप टीएमसी के स्टेटमेंट देखते हैं, जब आप लेफ्ट के स्टेटमेंट देखते हैं और जब राहुल गांधी इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, तो राहुल गांधी का तो आपको पता है कि उन्हें साल भर में कोई एक शब्द दिया जाता है और वही फिर रटाते जाते हैं, चाहे उसमें मेरिट हो कोई मेरिट नहीं हो। उनका काम है सिर्फ शब्दों को, किसी ने वो एक खिलौना हाथ में दे दिया और फिर साल भर वो उसका, जब तक उनको कोई दूसरा खिलौना नहीं मिलेगा वो इस तरह का अपना आवाज और आरोप करते रहेंगे। और जबकि आप देखेंगे उन्होंने अपने हंसी भी इस हिसाब से उन्होंने पहले एक स्टेटमेंट पे रिलाई किया और बाद में जब इंडाइटमेंट का स्टेटमेंट देखा आपने, तो अगर आप पूरा रवैया देखेंगे तो कांग्रेस इज शोइंग पॉलिटिकल इमेच्योरिटी। और बेसिकली आज जब जो बाइडेन ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारी सिस्टम इज नॉट पार्शियल, हमारी सिस्टम इज पार्शियल एंड यू कैन नॉट गेट जस्टिस, देन मेरे ख्याल से अगर कांग्रेस फिर भी उसके ऊपर रिलाई करेगी और पार्लियामेंट में हंगामा करेगी, तो ये कुछ नहीं, ये वेस्टेड इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इमेच्योरिटी उनके पार्ट तो पे दिखाई ये इस बार ये साफ दिख रहा है कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति को वहाँ की जुडिशल सिस्टम पे भरोसा नहीं है। और जो निर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप रामाचलानी, उन्होंने अपनी जीत के बाद ही अमेरिकी कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल उठाए थे। अपने खिलाफ तमाम मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया था कि किस तरह से वहाँ पर तमाम जजेस जो हैं वो लेफ्ट के हैं और ये एक तरह से बायस्ड हैं
उन्होंने कहा कि मुझे भी इससे गुजरना पड़ा था, खोखले और बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे। डेमोक्रेट पार्टी ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी यानी कि मेरे खिलाफ लड़ाई में पैसे बर्बाद किए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगातार लगाए हैं, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग यह है ब्रह्मा, आपने शुरुआत में भी ये ट्वीट भी किया था, यानी एक्स पे पोस्ट किया था कि ये अमेरिकन आउटरीच बहुत एक तो ज़्यादा है, ओवर रीच। तो विदेशों से भी अडानी ग्रुप को भी इसमें हमने देखा कि काफ़ी सपोर्ट मिला है, चाहे वो नॉर्वे हो, चाहे वो इजराइल हो या वो यूएई हो, तमाम जगहों से सपोर्ट मिला है। तो अमेरिकी आरोपों का बहुत ज़्यादा असर दूसरे उसके एलाइज पे भी नहीं पड़ा, इजराइल तक पे नहीं पड़ा। आप ठीक कह रहे हैं। अडानी केस में जो सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट, शॉकिंग एलिमेंट ये है कि इंडाइटमेंट में ये नहीं कहा गया है कि ब्राइब्स दिए गए थे। ये बोला गया है इंडाइटमेंट में कि डिस्कशन हुआ था ब्राइब्स के बारे में, डिस्कशन, सिर्फ डिस्कशन। तो कोई भी एलिगेशन नहीं है कि ब्राइब्स दिए गए थे। और क्रिमिनल लॉ में पहला जो सबसे एक पहला प्रिंसिपल ये होता है कि अगर आप किसके खिलाफ चार्ज लगाते हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा कि ब्राइब्स दिए गए थे और लिए गए थे। तो इंडाइटमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ब्राइब्स दिए गए थे और लिए गए थे। तो ये पॉलिटिकली ड्रिवन इंडाइटमेंट है। मगर जो बड़ा इशू ये है कि जिस तरह से अमेरिकन जस्टिस सिस्टम वेपनाइज हो चुका है, जिस तरह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ट्रंप के खिलाफ गए, जिस तरह से उन्होंने कोशिश की कि ट्रंप को पॉलिटिकली फिनिश किया जाए लीगल सिस्टम के थ्रू, उसके बजाय ट्रंप दोबारा सत्ता में आ रहे हैं, क्योंकि ये बैकफायर हुआ पूरा एफर्ट। और इससे क्या है कि जनता की सिंपैथी मिली ट्रंप को, और इससे क्या है कि जो अमेरिकन डेमोक्रेसी पर जो धक्का लग रहा है, जिस तरह के लोग अमेरिकन लोग कह रहे हैं, एनालिस्ट बोल रहे हैं, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, और जो यूएस कांग्रेस के जो अपने कमिटीज़ हैं वो क्या कह रहे हैं। जैसे हाउस ओवरसाइट चेयर की स्टाफ रिपोर्ट में लिखा गया था कि बाइडेन परिवार ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए थ्रू दिस शेल कंपनीज, जिन्होंने यूक्रेन और चीन के साथ सौदा किया। तो इस तरह की जो सारे जो रेवलेशंस हो रहे हैं, इससे अमेरिकन डेमोक्रेसी पर धक्का पड़ेगा और जो अमेरिका का जो इंटरनेशनल इमेज है उस पर भी धक्का पड़ेगा। जी, आखिरी सवाल यशवर्धन सिन्हा आपसे कि इससे अमेरिकन डेमोक्रेसी कमज़ोर हुई है? जिस तरह के मामले आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप का ही दोबारा जीतना, जब उनके ऊपर इतने ज़्यादा चार्जेस थे और उनका बयान कि अदालतों में कट्टर वामपंथी जजों को भरना चाहते हैं डेमोक्रेट, और जिस तरह से वो चीज़ों को बदल रहे हैं, और अभी जो बाइडेन ने जो हंटर बाइडेन को लेकर कहा अमेरिकन जस्टिस सिस्टम पे, उससे एक बड़ा ये किस तरह का धक्का पहुंचता है अमेरिकन जुडिशरी को? देखिए, अभी ये जब नई सरकार आएगी और राष्ट्रपति ट्रंप जब ओथ ऑफ ऑफिस लेंगे, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस क्या करेगी। ये इतने जो चार्जेस हैं, जो अब ये पॉलिटिकली ड्रिवन है, ये तो सबको मालूम है। हम देखिए, जब अगर इंटरनली इनके जस्टिस सिस्टम इतना कॉम्प्रोमाइज है, तो क्या वो बाकी देशों को जो सबक सिखाना चाहते हैं या उनको आदेश देते हैं या सलाह देते हैं, क्या ये कहीं किसके में है, हमें समझ में नहीं आता। क्योंकि अगर भारत से रिश्ते बढ़ाने हैं और भारत के साथ काम करना, अब आप देखें, मैं श्रीलंका में उच्चायुक्त था, मैं जानता हूं कि पहले वो कितने मुश्किल से हमें वो पूर्वी टर्मिनल मिला कोलंबो में, और वहां पर उस समय कोई आगे आने को तैयार नहीं था। जब मैं था वहां, मैं फिर चला गया वहां से, बाद में अदानी ग्रुप आएगा और उन्होंने पूर्वी टर्मिनल लिया, बाद में ये फिर उनको हटा के पश्चिमी टर्मिनल दिया गया। क्या ये देश के हित में नहीं है? 80% आपके कार्गो जो है वो आता है कोलंबो पोर्ट से, भारत के लिए जो आता है वो ट्रांसशिपमेंट कार्गो कहलाता है। तो क्या विजिंगम में भारत में एक पोर्ट बनाना
क्या भारत के तो हित में नहीं? तो ये सवाल उठ रहा है कि फिर यहाँ पर विपक्ष इस मुद्दे को लेकर इस तरह का हंगामा क्यों कर रही है, जब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति को वहाँ के जुडिशल सिस्टम पे इस समय एक तरह से वो दिखा रहे हैं कि भरोसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर विपक्ष जो है इसे लेकर संसद में गतिरोध बनाई है, खास करके कांग्रेस। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हितेश जैन, ब्रह्मा चलानी और यशवर्धन सिन्हा। एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त 5 की बात में, दूसरी खबरों के साथ लौटते हैं फौरन। आयन रैंड ने अपने मशहूर उपन्यास एटलस श्रग्ड में ये लिखा है कि बिफोर टेलिंग समवन दैट आई लव यू, वन मस्ट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट आई यानी मैं की पहचान। लेकिन अब इस बदले हुए दौर में मोहब्बत के लिए किसी मैं और तुम की ज़रूरत ही नहीं रह गई है। इन दिनों नौजवान IT चैट बॉक्स में अपनी लैला मजनू ढूंढते हैं। अपने देश में भी इसका चलन काफ़ी तेज़ हुआ है। इन दिनों कई AI कंपनियां कंपेनियन ऐप्स बना रही हैं, यानी कि ऐसे ऐप जिनमें आपको अपने साथी मिलते हैं। ये ऐप आपको बिल्कुल भावनात्मक साथ और दोस्ती मुहैया कराते हैं। कैरेक्टर AI नाम का एक ऐप इस साल 1.9 करोड़ बार डाउनलोड किया जा चुका है। जो सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाले ऐप हैं उनमें 3 ऐसे ही कंपेनियन ऐप हैं। कैरेक्टर AI नंबर 1 है, टॉकी AI और रेप्लिका ने मिलाकर $9 करोड़ की कमाई कर ली है। 3 कंपेनियन ऐप्स सबसे ज़्यादा डाउनलोड हुए हैं। दिलचस्प ये है कि ऐसे ऐप्स में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी भारत में दिख रही है। इस साल सबसे ज़्यादा 21% डाउनलोड भारत में हुए, यानी ये 46 करोड़ डाउनलोड से ज़्यादा हैं। सवाल ये है कि क्या भावनात्मक बातचीत किसी ऐसी मशीन से की जा सकती है जिसमें हमें पता है कि कोई धड़कन नहीं होती? क्या सुनने वाला कोई व्यक्ति ना होकर मशीन हो तो कहने वाला वाकई अपनी बात कह सकता है? बेशक चेखव की कहानी याद आती है, जिसमें एक साइस अपने बेटे की मौत का गम अपने घोड़े से साझा करता है क्योंकि उसे सुनने वाला कोई नहीं है। तो क्या ये विकट अकेलापन है जो इन नौजवानों को मशीनों से मोहब्बत के लिए उकसा रहा है? क्या उन्हें समझने वाली लड़कियां या लड़के या कोई दोस्त नहीं मिल रहे? आखिर इंसानों में इतना फासला कैसे हो गया कि वो मशीनों का सहारा ले रहे हैं? क्योंकि ये सहारा जो है वो बढ़ रहा है और साथ साथ अकेलापन भी बढ़ रहा है। डॉक्टर रानी टोकस हमारे साथ हैं, समाजशास्त्री हैं। ये समाज के हमारे जो संरचना है उसके ऊपर भी एक बड़ा सवाल है। एक अजीब सी विडंबना है, एक तरफ इतनी भीड़ बढ़ती है लेकिन एक तरफ अकेलापन इतना ज़्यादा घर कर रहा है। डॉक्टर रानी टोकस, आप कैसे देख रही हैं इस ट्रेंड को? देखिए, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। देखिए, जैसे AI की बात आती है और हम पार्टनर की भी बात कर रहे हैं कि क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि एक सामाजिक बदलाव की तरफ इशारा है, जो आज से नहीं हो रहा, बहुत पहले से हो रहा है। आए दिन जिस तरह के मुद्दे हम सुनते हैं, चाहे फिर वो मीडिया से रिलेटेड हो, चाहे यूथ में एडिक्शन हो गेमिंग को लेकर, या चाहे AI की जब हम बात कर रहे हैं कि व्हाई वी वांट लव थ्रू AI और व्हाई वी वांट रिलेशनशिप्स, व्हाई व्हाट आर वी सर्चिंग फॉर। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी कमी हमें महसूस हो रही है कि हमें AI की तरफ जाना पड़ रहा है। तो ये एक सामाजिक बदलाव है जिसमें कि सोशल इंस्टीट्यूशन, जो सामाजिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मैरिज हो गया, किनशिप हो गया, रिलीजन हो गया, बहुत महत्वपूर्ण एक रोल अदा करते हैं, जिनका बहुत महत्वपूर्ण एक फंक्शन होता है। तो क्या ये भी ऐसे दिखाता है में कि ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनमें बिखराव है, चाहे वो मैरिज एज एन बिल्कुल इंस्टीट्यूशन हो या फैमिली हो? ये भारत में भी, दुनिया में तो काफ़ी हो ही रहा है, इसमें बिखराव दिखाई दिया। भारत में ये ट्रेंड शादियों को लेकर, शादियों की टूट है, रिश्ते बिखरते हुए, परिवार छोटे होते गए, परिवारों में बिखराव। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब ये जो बदलाव, जो एक सोशल चेंज जब आता है, तो समाज के हर इंस्टीट्यूशन पर उसका असर पड़ता है। और तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि हम रिलेशनशिप AI में ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे अपने अपने आप से भी तो एक रिलेशनशिप होता है।
जो कि कहीं ना कहीं समाजीकरण जो हमारा परिवारों के एक मैरिज एक फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन जो हो रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं वो फंक्शन फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए जब रिलेशनशिप में जब कोई भी इंसान पहुंचता है, कोई भी इंडिविजुअल पहुंचता है, तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि अपने से रिलेशनशिप कायम है कि नहीं है, अपने अंदर देख पाते हैं कि हर चीज को बाहर देखते हैं। इसमें समाजीकरण, सोशलाइजेशन का बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन while an individual is growing। फिर हम आते हैं कि फैमिली के रोल पर, जहां पर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है। जी। तो वो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन जब फैमिली में है तो रिलेशनशिप्स में गैप होगा ही होगा। तो इसकी भरपाई, ये जो रिश्तों में दरार आई है या परिवार टूटे हैं या एक तरफ भीड़ बढ़ी है, लोग सोशल मीडिया पे हैं, लोग वर्चुअली अपने उन अधूरे रिश्तों को या संबंधों को पूरा करने के लिए मशीनों का सहारा ले रहे हैं। लेकिन गूगल के ही सीईओ ये कहते हैं कि इससे वो लोनलीनेस, अकेलापन और बढ़ने का खतरा है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए आप बाहर कब देखते हैं, जब आप अंदर कोई कमी पाते हैं, चाहे फिर वो इंडिविजुअल रिलेशनशिप हो या चाहे फिर वो कपल का रिलेशनशिप हो। जब कम्युनिकेशन गैप है आपस में, कोविड में भी आप देखिएगा लोग घर में रह रहे थे पर एक दूसरे से जब बात करते थे वो भी व्हाट्सएप पे करते हैं। और कोविड छोड़िए, आप आज के टाइम पे भी अगर देखते हैं ज्यादातर कितने ही लोग घर में रहते हैं पर आपस में जो कम्युनिकेशन है या तो फोन के साथ होता है या व्हाट्सएप पे, एक कमरे से दूसरे कमरे में व्हाट्सएप पे मैसेज जाते हैं। तो पहले तो ये देखना होगा कि कम्युनिकेशन में गैप क्यों है, किस कारण है। और अब रिलेशनशिप की जब बात आती है तो हम उसी रोल में चले जाते हैं जो हमारा समाजीकरण के दौरान जिस तरह बच्चा विटनेस करता है अपने माँ बाप के रिश्ते को, और एक सोशल एक्सपेक्टेशन का बहुत बड़ा रोल है। अब आप अगर किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन सोशली कंस्ट्रक्ट होती है आपके समाजीकरण के दौरान। तो कहीं ना कहीं एक सोशल इम्बैलेंस इसलिए है क्योंकि we are we looking for a companion or are we looking for somebody who is going to fulfill our social expectation। ऐसी सामाजिक अवधारणाएं, आशाएं जो कि परिवार में रहकर कंस्ट्रक्ट हुई हैं, क्या वो इंडिविजुअल की एक्सपेक्टेशंस है या वो एक्सपेक्टेशन एक समाज की एक दूसरे इंडिविजुअल से है। अगर कपल्स में देखें हम तो उसके अलावा ये भी बहुत समझना जरूरी होगा कि टेक्नोलॉजी का जो एक रोल है, और स्पेशली कोविड की वजह से जो एक्सेलरेट हो गया टेक्नोलॉजी का हमारी जिंदगी पर प्रभाव, उसकी वजह से आप ब्रेकिंग ऑफ ये आप देख सकते हैं फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन नजर आता ही है। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये काफी टाइम से होता चला आ रहा था। बिल्कुल। और इसके एक तो वो आपने जो समाज की बात की, परिवारों की बात की, वहाँ जो समस्याएं हैं, और कई बार हम अपनी जो सोशल हमारी जो नीड्स हैं, फुलफिलमेंट जो चाहिए वो हम एआई पार्टनर्स में ढूंढ रहे हैं। तो ये इसके खतरे और भी हैं। पर इतना ही वक्त है मेरे पास। रानी टोकस, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि 14 साल के एक लड़के ने अमेरिका में खुदकुशी कर ली थी, खुद को गोली मार दी थी, क्योंकि वो अपनी एआई पार्टनर या गर्लफ्रेंड के साथ इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो गया था कि उसने ऐसा किया। और यहाँ भारत में भी दिख रहा है कि ये जो डाउनलोड्स हो रहे हैं कंपेनियनशिप ऐप्स के, वो कम उम्र में युवाओं में ज़्यादा हो रहे हैं, युवा ज़्यादा ऐसे कर रहे हैं। तो 5 की बात में एक ब्रेक लेंगे हम। अभिनेता विक्रांत मैसी ने एक्टिंग से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी और पोस्ट में लिखा कि घर वापस जाने का समय आ गया है, 2025 में हम आखिरी बार मिलेंगे। विक्रांत के इस फैसले से उनके फैंस नाराज़ भी हैं और मायूस भी। विक्रांत मैसी अपनी दमदार एक्टिंग के लिए मशहूर हैं। इन दिनों द साबरमती रिपोर्ट को लेकर वो चर्चा में हैं। इस फिल्म को दर्शकों से ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफ़ी पसंद किया गया है। उन्होंने छोटे पर्दे से अपनी एक्टिंग जर्नी शुरुआत की। अब छोटे पर्दे पर अपनी छाप छोड़ने के बाद बॉलीवुड का रुख किया। 2013 में फिल्म लुटेरा में नजर आए। विक्रांत ने कई फिल्में की, लेकिन 12वीं फिल्म उनके करियर की सबसे अच्छी फिल्म और सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई।